नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है DFCCL में जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर मैनेजर सिविल का। जूनियर मैनेजर सिविल का कब हुआ था? तो 29 सितंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। तो इसमें जनरल नॉलेज के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है और उसको लगातार रिवाइज करिए, तभी जो है जीके जो है आपको इम्प्रूव होगी। PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपके पास भी देखिए कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि हम उसको यहाँ पर डिस्कशन कर सकें। तो देखिए यहाँ पर पेपर जो मैंने डिस्कस किया है 2016 और 2018 के DFCCL के पेपर। उसके बाद देखिए 2021 के 14 पेपर थे। इसमें लगभग जो है डिस्कशन कंप्लीट होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, यानी कि गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए गोल गुंबज दोस्तों है कहाँ पर? तो बीजापुर कर्नाटक में। ध्यान रखिएगा, कभी कभी बीजापुर भी दिया जाता है, तो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। तो करेक्ट आंसर इसका ए सही होगा। अब देखिए इसको बनाया किसने था? तो देखिए मोहम्मद आदिल शाह, जो आदिल वंश के यहाँ पर शासक थे, मोहम्मद आदिल शाह। ध्यान रखिएगा, आदिल वंश के शासक मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा कर्नाटक के बीजापुर में जो है गोल गुंबज का निर्माण किया गया था, जो कि इस तरह से शेप देखने को मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों ध्यान रखिएगा, कहीं मौका मिले तो इसको भी विजिट कर लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इरफान खान, जिनका अप्रैल 2020 में जो है निधन हो गया, वो इनमें से क्या प्राप्त करता थे? तो देखिए बहुत ही होनहार यहाँ पर एक्टर इरफान खान जी का निधन हो गया अप्रैल 2020 में कैंसर के कारण। तो ध्यान रखिएगा, कैंसर के कारण इनका निधन हो गया। तो इनको जो है भारत के चौथे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। इनको पद्मश्री मिला था 2011 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 2011 ईस्वी में इनको पद्मश्री मिला था, जो कि भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो इनको भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वायसराय करजन ने बंगाल को कब विभाजित किया? तो एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को जो है करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 1905 ईस्वी में। तो देखिए विभाजन से पहले यहाँ जो आपको बंगाल हुआ करता था वो बिगेस्ट प्रोविंस था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा जो है प्रोविंस था बंगाल, जो कि बिहार और उड़ीसा भी इसमें शामिल हुआ करता था। तो इसको भी ध्यान रख लेना है, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को विभाजन किया गया था। उसके देखिए क्वेश्चन है कि जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, जो कि लिंग असमानता सूचकांक है, ये किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है इसको जो है रिलीज़ किया जाता है। तो देखिए एक्चुअली ये रिपोर्ट एक पब्लिश किया जाता है इसके द्वारा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसी में जो है एक इंडेक्स है, जो कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, लिंग असमानता सूचकांक, उसमें एक इंडेक्स है। तो पूरा रिपोर्ट का नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और इसमें एक इंडेक्स पब्लिश करता है, तो यानी कि जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, यानी कि लिंग असमानता सूचकांक, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ये सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसमें एक परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति की खोज की, यानी कि कौन से वैज्ञानिक ने यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज की? ध्यान रखिएगा, परमाणु के अंदर। तो परमाणु के अंदर देखिए न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो है देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा, जेम्स चैडविक के द्वारा जो है न्यूट्रॉन की खोज की गई थी 1932 में। तो 1932 में इसकी खोज की गई थी। उसके देखिए 3 बेसिकली यहाँ पर होते हैं, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए प्रोटॉन की खोज अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो की थी गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन 1886 में, 1886 में। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा 1897 में, और उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक के द्वारा। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की समाप्ति से संबंधित है, यानी कि छुआछूत जो है उससे, उसकी जो है
समाप्ति से संबंधित है, यानी कि अनटचेबिलिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबिलिटी से संबंधित आर्टिकल है 17। तो अनुच्छेद 17 में जो है अनटचेबिलिटी की बात की गई है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए 17 तो मैंने बताया है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल होता है आर्टिकल 15, जो कि किसी भी आदमी को जन्म, रेस, कास्ट, इसके आधार पे जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 मूवी भी आपने देखा होगा आयुष्मान खुराना जी का। तो इस तरह से आर्टिकल 15 जो है किसी भी व्यक्ति को जो है उसके जन्म के आधार पे, उसके कास्ट के आधार पे, उसके लिंग के आधार पे जो है भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 15 का आता है। आर्टिकल देखिए यहाँ पर 17 में जो है हम बात करते हैं, तो क्या है आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत है यानी कि एब्लिशन ऑफ टाइटल। उसके बाद आर्टिकल 19 में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ध्यान रखिएगा ये अनुच्छेद 17 से संबंधित है, अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा इसमें अंतर्जात बल है। अंतर्जात बल को इंग्लिश में बोलते हैं इंडोजेनिक फोर्स। तो देखिए इंडोजेनिक फोर्स होता क्या है, तो जो कि एक्ट करता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर, जैसे कि वोल्केनिक जो एक्टिविटी होती है, तो वोल्केनिक फोर्स यहाँ पर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब क्या है, तो इंडोजेनिक यानी कि अंतर्जात बल का उदाहरण है। तो इसमें से अर्थक्वेक इसका सही उत्तर होगा, यानी कि भूकंप इसका सही होता है। जबकि हवा, ग्लेशियर, नदी, ये सब क्या है, तो एक्सोजेनिक फोर्स है। एक्सोजेनिक फोर्स यानी कि बहिर्जात बल है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 15 अप्रैल 2021 को किस भारतीय राज्य ने अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। अब देखिए 73वां, इसमें एक कहानी है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सुनिएगा आराम से। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो है अपना 15 अप्रैल 2021 को 73वां स्थापना दिवस मनाया। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 15 अप्रैल, ध्यान रखिएगा डेट, 15 अप्रैल 1948 का डेट याद रखिएगा, जिसमें कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाया गया, चीफ कमिश्नरेट प्रोविंस ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाया गया 15 अप्रैल 1948 को। 15 अप्रैल 1948 को, इसी डेट्स को काउंट करिएगा, तो यहाँ पर 73वां जो स्थापना दिवस जो है 15 अप्रैल 2021 को हुआ। लेकिन आप कहेंगे कि ये जो है उस समय तो कमिश्नरेट प्रोविंस बनाया गया 15 अप्रैल 1948 को। जी हाँ, सही आपने जाना। उसके बाद देखिए जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 1948 में भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन जब भारत एक जो है संविधान उसमें लागू हो गया, तो 26 जनवरी 1950 को इसको जो है स्टेट पार्ट सी का दर्जा दिया गया, स्टेट पार्ट सी का दर्जा दिया गया, यानी कि पार्ट सी स्टेट बनाया गया। ध्यान रखिएगा 26 जनवरी, डेट ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को पार्ट सी स्टेट का दर्जा इसको दिया गया। फिर 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यानी कि इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 1 नवंबर 1956 को। फिर क्या हुआ कि 18 दिसंबर 1970 को, ध्यान रखिएगा 18 दिसंबर 1970 को स्टेट ऑफ एचपी एक्ट पास किया गया। स्टेट ऑफ एचपी यानी कि स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट जो है 18 दिसंबर 1970 को ध्यान रखिएगा स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट पास किया गया। इसके तहत जो है 25 जनवरी, ध्यान रखिएगा 25 जनवरी 1971 को क्या बना, तो हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना, 18वां 18th ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बना। कब, 25 जनवरी 1971 को। लेकिन हिमाचल प्रदेश डे जो है मनाया जाता है वो 15 अप्रैल को ही मनाया जाता है, तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 51 नंबर का, यानी कि 51 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किससे सम्मानित किया गया था। तो देखिए रजनीकांत जी को मिला था, तो ध्यान रखिएगा 2019 में मिला था। 2019 में 51 नंबर का जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है रजनीकांत जी को मिला था, इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए फाल्के, जो दादा साहब फाल्के हैं, उनको भारतीय सिनेमा का पिता बोला जाता है। तो भारतीय सिनेमा का पिता दादा साहब फाल्के को बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली फिल्म बनाई थी 1913 में राजा हरिश्चंद्र फिल्म जो है दादा साहब फाल्के ही ने बनाई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो कि मूक फिल्म थी, यानी कि बोलती फिल्म नहीं थी, इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो इसीलिए इनको भारतीय सिनेमा का पिता बोला जाता है। फिर भारत सरकार ने
दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है बनाया 1969 में, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में जो है लाइफ टाइम अवार्ड एक तरह के रूप में दिया जाता है। 1969 में भारत सरकार ने दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा की, इसको ध्यान रख लीजिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस देश की अध्यक्षता में 2021 में दूसरी G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर्स की बैठक आयोजित की गई। तो देखिए अगर हम बात करते हैं G20 की, तो G20 में क्या है, तो 19 कंट्री है प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। तो एक ध्यान रखिएगा, इसमें 20 कंट्री नहीं है, कंट्री तो बहुत ज़्यादा हो गया, 19 कंट्री है प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में कितने हैं, 27 मेंबर अभी हैं। तो इस तरह से आप कंट्री इतने ध्यान रख सकते हैं। तो 19 कंट्री प्लस एक यूरोपियन यूनियन को मिलाकर G20 बना है, जिसका फॉर्मेशंस 1999 में हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा, 1999 में G20 का फॉर्मेशन किया गया था। और इसमें जो है ईयर ऑन ईयर वाइज जो है रोटेशन के आधार पे जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो इसमें जो है अगर हम बात करते हैं तो 2021 में G20 की बैठक इटली में आयोजित की गई थी, 2022 में इंडोनेशिया में की गई, और 2023 में अपना प्यारा भारत इसको जो है मेज़बानी कर रहा है, इसकी अध्यक्षता कर रहा है, जो कि सितंबर महीने में इसकी जो बैठक होने वाली है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 2023 की जो G20 की मीटिंग हो रही है वो भारत में हो रही है, पहली बार हो रही है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें तो इटली सही होगा, लेकिन 2023 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी अध्यक्षता कर रहा है अपना प्यारा भारत। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि IPL 2020 में पर्पल कैप जो है किसने जीता था। तो देखिए 2020 में जीता था कासिगो रबाडा ने, लेकिन अब 2020 आपके लिए कोई काम की नहीं है, क्योंकि 2023 का भी IPL हो चुका है, जिसमें 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। और इसमें जो है चेन्नई सुपर किंग्स जिसके कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी ने गुजरात टाइटंस हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाले टीम को जो है हराकर जो है यहाँ पर खिताब जीत लिया। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इसकी शुरुआत IPL की हुई थी 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब देखिए 2023 का जो खिताब तो CSK जीता, उप विजेता रहा गुजरात टाइटंस, लेकिन फेयर प्ले अवार्ड गए दिल्ली कैपिटल्स के नाम। तो दिल्ली कैपिटल्स जो है बहुत ही यहाँ पर अनुशासन भरी खेल का प्रदर्शन किया यहाँ पर, और ऑरेंज कैप मिला हाईएस्ट रन जो स्कोरर होते हैं उनको, तो शुभमन गिल जो कि गुजरात टाइटंस के थे 890 रन इन्होंने बनाया था। पर्पल कैप जो है किनको मिलता है, तो जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं टूर्नामेंट में, तो मोहम्मद शमी को मिला। यहाँ गुजरात टाइटंस के ही बॉलर हैं, 28 विकेट इन्होंने लिया था। तो इनको देखिए पर्पल कैप 2023 का, और शुभमन गिल को यहाँ पर ऑरेंज कैप 2023 IPL का यहाँ पर खिताब मिला। उसका देखिए क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जो नई श्रृंखला के 2000 के नोट हैं उनके पीछे क्या छपा है। तो देखिए जो बैंक नोट हैं जो नई सीरीज के महात्मा गांधी के, उसके मोटिव क्या है, यानी कि उसके पीछे क्या है, उसके कलर क्या है, और उसकी जो डायमेंशंस क्या है। तो इस पे जो है क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए 2000 के जो नोट हैं उसमें मंगलयान छपा हुआ है पीछे बैक साइड में, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए नोट सितंबर से जो है बंद हो जाएगा, तो इस पर क्वेश्चन बनेंगे, तो मंगलयान इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए ये स्लाइड तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार मैं फिर बताता हूँ। तो देखिए 10 रुपये के जो नोट है वो 63 mm चौड़ाई है और लंबाई है 123 mm, और इसके पीछे छपा है सन टेम्पल कोणार्क का चित्र, और ये चॉकलेट ब्राउन कलर का है। जबकि 20 रुपये के नोट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी लंबाई देखिए, लंबाई इसकी बढ़ गई 6 mm की, जो कि 123 से 129 mm होगी, जबकि चौड़ाई 63 mm ही रही। लेकिन इस पे छपा है एलोरा केप्स का, और इसका जो ग्रीनिश येलो कलर है। 50 रुपये के नोट की बात करते हैं तो देखिए अब उसके बाद 3 mm चौड़ाई बढ़ गई 50 रुपये की नोट में, जो कि 66 mm हो गई, और यहाँ पर लंबाई भी बढ़ गई 6 mm। तो 6 mm यहाँ पर लंबाई 135 mm हो गया, जो कि हम्पी विथ चैरियट छपा हुआ है और फ्लोरेसेंट ब्लू कलर का है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि 100 रुपये की नोट यहाँ पर देखिए 66 mm ही है, यानी कि 50 और 100 रुपये की 66 mm ही इसकी चौड़ाई है, जबकि लंबाई 142 mm हो गया। इस पर छपा है रानी की बाव, जो कि लेवेंडर कलर की है। उसका देखिए 200 रुपये की नोट, तो देखिए यहाँ पर 66 mm ही इसकी चौड़ाई है, जबकि 146 mm जो है इसकी लंबाई हो चुकी है। सांची स्तूप छपा हुआ है और ब्राइट येलो कलर का ये नोट है। 500 रुपये की नोट की बात करते हैं तो 66 mm की है, 150 mm इसकी लंबाई हो चुकी है, और रेड फोर्ट बिल्डिंग छपी हुई है, जो कि स्टोन ग्रे कलर का है। देखिए 2000 का नोट है मैजेंटा कलर का, इसकी लंबाई जो है 166 mm, जबकि चौड़ाई इसकी 66 mm है, और इसमें मंगलयान छपा हुआ है। तो ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा, तो एक भी क्वेश्चन नोट से नहीं गलत होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे उसको मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है आप लोगों के। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और देखिए वीडियो को शेयर भी करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।